A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey. Welcome you all to Devashish Law Classes. And today we'll be discussing the next part of the BNSS. पहले हम इस वाले सेशन में हम कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल को डिस्कस कर रहे हैं। जो चार्ज का पार्ट बचा हुआ था वो हम इसके बाद करेंगे, मतलब आज ही करेंगे, इसके बाद करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, तो अगर आपने चार्ज के नोट्स वगैरह बनाए तो 2 पेज छोड़ लो और 2 पेज के बाद कर लो। अभी चार्ज बताऊंगा, इसी के बाद बताऊंगा आज की क्लास में। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। देखो, अब सिंपल बात है, आपको पता है कि जब हमने सेक्शन नंबर 21 देखा था तो उसमें कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और जो कोर्ट्स फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है वो कोर्ट्स के पास पावर है ट्रायल करने की। लेकिन उसके बाद जब हम पीछे की लिस्ट को देखते हैं तो हमने देखा हीनियस ऑफेंसेस जो हैं वो जनरली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। ठीक है, जो बड़े ऑफेंसेस है जिसमें सजा ज्यादा है वो उनको जनरली दिया जाता है। इनफैक्ट जब हमने कमिटल का प्रोसेस देखा और टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन देखा तो उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देखते हुए कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रायल जाता है। अब जब हम कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल देखते हैं तो वो एक तरह से थोड़ा सा ज्यादा लेंदी ट्रायल है। लेंदी एज इन उसमें हर चीज डिटेल में दी हुई है, प्रोविजंस दिए हुए हैं और जो ट्रायल है वो थोड़ा सा लंबा चलता है। बट जब हम मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल देखेंगे तो ट्रायल जब आप पढ़ते हो तो आप ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन देखते हो एक, उसके बाद आप देखते हो कि वारंट्स केस का और समन्स केस का 2 साल से ऊपर और 2 साल से नीचे, इन दोनों केसेस का ट्रायल इन अ मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, इन अ मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। तो कहने का मतलब यह है कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल है वो एक ही तरीके का होता है। वैसे तो समन्स केस 99% कोर्ट ऑफ सेशन में जाते ही नहीं है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के लिए एक ही तरीके का ट्रायल दिया हुआ है। लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट की जब हम बात करेंगे तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में वारंट्स और समन के लिए अलग अलग प्रोसीजर दिया हुआ है। लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है वो सबसे ज्यादा लेंदी है, वो सबसे ज्यादा डिटेल्ड है। लेकिन जो वारंट्स और समन्स केस का ट्रायल है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में वो भी सेम तरीके से चलता है, बट उसमें कुछ चीजें कम है, बस इतना है। तो फिलहाल हम ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन को समझते हैं। उसके बाद जब हम एक बार ट्रायल इन अ मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट फॉर अ वारंट्स केस एंड अ समन्स केस उसको समझेंगे, तब हम उसको समझेंगे कि वहां पे वो कैसे दिया है। और इसके बाद एक और आता है जो आता है समरी ट्रायल, जहां जनरली हम पेटी ऑफेंसेस के ट्रायल की बात करते हैं। तो ये 4 तरीके के जो ट्रायल्स हैं वो आपके बीएनएसएस में दिए हुए हैं। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल और ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल को जब आप समझते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये जाननी है कि एक सेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं सेक्शन नंबर 520, 520। सेक्शन नंबर 520 को अलग से आप याद रखिएगा, क्योंकि 520 कहता है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है दैट विल ऑल्सो फॉलो द सेम ट्रायल एज इन द कोर्ट ऑफ सेशन। तो हाई कोर्ट टू फॉलो द सेम ट्रायल प्रोसीजर एज द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक, तो ये एक 520 आपको याद आ जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में ट्रायल कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 जो सेक्शन 21 जो है बीएनएसएस का, वो बोलता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है किसी भी ऑफेंस का ट्रायल करने की, कोर्ट ऑफ सेशन के पास किसी भी का ट्रायल करने की पावर है, और बाकी जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं वो जो शेड्यूल में दी हुई हैं जो भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट उनके पास ट्रायल करने का पावर होता है। ठीक है, ये बात अपन ने देखी थी। और तो इसलिए हाईकोर्ट के द्वारा ट्रायल कैसे कंडक्ट किया जाएगा ये कहीं नहीं दिया हुआ है, बट 520 ये कहता है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है एज इट इज हाई कोर्ट में फॉलो होगा। तो इसलिए देयर इज नो प्रोविजन विच टॉक्स अबाउट द ट्रायल बिफोर द हाई कोर्ट। तो अब आपको कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी कोई भी लिखिएगा मत, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। 20 मिनट में मैं आपको कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको फोटो दे दूंगा, आप नोट्स दे दूंगा, सब चीज दे दूंगा। बट पहले सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे हर एक चीज, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब हम कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल की बात करते हैं तो कहानी की शुरुआत होती है 232 से, जहां पे आपने देखा कि कमिटल होके केस आता है, कमिटल होके केस आता है। या आपने 212 13 वगैरह में भी देखा था कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता अनटिल एंड अनलेस इट हैज बीन कमिटेड टू इट। और अगर लेना भी है तो 2 सेक्शंस में, जो डेफर्मेशन की बात हमने करी थी और डेफर्मेशन के साथ साथ हमने बात करी थी 213 में डेफर्मेशन और एडिशनल प्रोसिक्यूशन, 222 क्लॉज 2 और 358, जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है। उसके अलावा उनके पास जो भी केस आएगा वो कमिट होके आएगा। तो पहली चीज तो है कि केस कमिट होके आएगा।
जब केस कमिट होके आएगा तो आपको यह भी बात पता है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस जाएगा तो जो हमने पहले देखा था सेक्शन नंबर 230 में या 231 में, जहां पे अक्यूज्ड को कॉपी सप्लाई करी जाएंगी पुलिस रिपोर्ट की और सारे डॉक्यूमेंट्स की, उन सब के कंप्लाइंस के बाद, या फिर हमने कंप्लेंट केस में भी देखा था जब हम कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स पढ़ रहे थे कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है तो कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिनेशन करने के बाद ही जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कमिट होके जाएगा। इसी तरीके से 231 में भी हमने देखा कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिटल है कंप्लेंट केस में तो आप सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके 90 डेज एक्सटेंडेबल अप टू 180 डेज में कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर भेजेंगे। तो दैट इज विद रेफरेंस टू, ठीक है, दैट इज विद रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा 232 में कमिटल। तो कमिटल होके जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास आ जाएगा। चलिए साहब, कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस आ गया। जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस आता है तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज सेक्शन नंबर 248, जो कि कहता है कि द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन में जो भी ट्रायल कंडक्ट होते हैं वो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा होते हैं। जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो आपके मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स में ट्रायल को कंडक्ट करते हैं। अगर कोई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में भी हो सकता है। हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बहुत ही अच्छे चार्ट से समझा था। आई होप दैट वाज वेरी मच क्लियर। तो सेक्शन 248 तो सिंपल बोलता है कि द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट द ट्रायल एट द कोर्ट ऑफ सेशन, सो द ऑफिसर हु विल बी कंडक्टिंग द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ सेशन इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 248, 248 के बाद 248 के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ओपनिंग ऑफ द केस। सेक्शन 249, 249 कहता है ओपनिंग ऑफ द केस, ओपनिंग ऑफ द केस बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ओपनिंग ऑफ द केस बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो बेसिकली इस प्रोविजन के अंदर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्क्राइब्स द चार्जेस, डिस्क्राइब्स द चार्जेस, describes the charges and also tells कि by with the help of what evidences he wishes to prove the case, prove the case। तो एक तरह से एक ओपनिंग स्टेटमेंट होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कि वो केस को ओपन करते हैं। मैं कोर्ट ऑफ सेशन में ऑनरेबल जज को केस के बारे में बताते हैं, क्या चार्जेस पुलिस रिपोर्ट में आए हैं वो बताते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि उनके पास क्या क्या एविडेंस है जिसकी मदद से वो केस को प्रूव करना चाहते हैं। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या उन्होंने जो चार्जेस डिस्क्राइब किए हैं, या जो चार्जेस का यहां पे मतलब है एलिगेशंस, जो भी एलिगेशंस लगे हुए हैं या जो भी एविडेंसेस उन्होंने प्रोवाइड किए वो सफिशिएंट ही नहीं थे कि कोर्ट उस पर चार्ज बना सके। तो इफ यू राइट इसको एलिगेशंस कर लो, ठीक है, इसको एलिगेशंस कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। तो व्हाट हैपेंस इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपन्स द केस एंड टेल्स द कोर्ट कि साहब ये ऑफेंस हुआ है, इस व्यक्ति के ऊपर एलिगेशंस है, ये हमारे पास एविडेंस है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो इसके ऊपर चार्ज फ्रेम होके इसका ट्रायल शुरू होना चाहिए। सो दैट इज द ओपनिंग ऑफ द केस अंडर 249। कई बार ऐसा होगा कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जो भी एविडेंसेस थे या जो भी एलिगेशंस थे या जो पुलिस रिपोर्ट थी या बाकी चीज थी, कंप्लेंट थी, दैट एविडेंस डू नॉट स्टैब्लिश अ प्राइमा फेसाई केस और दे आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज दैट पर्सन। तो ऐसी परिस्थिति में दो बातें होंगी, या तो वो अक्यूज जो है वो यहीं पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 250। द अक्यूज कैन पुट एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन 60 डेज कि साहब हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं मिल रहा है, आप इस चीज पे डिसाइड करिए। इवेंचुअली द कोर्ट ऑफ सेशन विल डिसाइड कि अक्यूज्ड को डिस्चार्ज करना है या ही हैज टू बी चार्ज्ड, या he has to be charged, या he has to be charged। चार्ज आएगा सेक्शन 251 में। चार्ज भी जो है वो फ्रेम किए जाएंगे विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज ऑफ द फर्स्ट हियरिंग, 60 डेज ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं और मैंने केस को ओपन किया, कोर्ट ऑफ सेशन को बताया कि सर व्हाट आर द एलिगेशंस, व्हाट आर द एविडेंसेस, अगर उनसे कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ और कोर्ट को लगा कि ये केस बेबुनियाद है और इसमें कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है एंड देयर आर मेयरली फॉल्स एलिगेशंस और प्रोसिक्यूशन के पास कुछ भी तथ्य नहीं है,
कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है जिसकी मदद से वो ऑफेंस को प्रूव कर सके, तो द कोर्ट हैज द पावर टू डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। डिस्चार्ज का मतलब होता है, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज डिस्चार्ज एंड द अदर इज अक्विटल। अक्विटल हमेशा चार्ज फ्रेम होने के बाद होता है। अगर किसी भी अक्यूज्ड को चार्ज फ्रेम होने से पहले ही कोर्ट रिहा कर देता है, माफ कर देता है या छोड़ देता है, तो दैट इज नोन एज डिस्चार्ज। मतलब द चार्जेस कुडंट बी फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्चार्ज। और अगर जैसे प्रोसिक्यूशन ने केस ओपन किया, उसके बाद कुछ प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है, तो 60 डेज के अंदर अक्यूज एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास कि सर हमें डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। या वो एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट कर सकता है, टू बी प्रिसाइज। डायरेक्टली यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन रियल कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा ही होता है कि देयर इज अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट दैट इज बेस्ड बिटवीन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस काउंसिल कि सर चार्ज बनने भी चाहिए या नहीं। तो चार्ज की हियरिंग या चार्ज के आर्ग्यूमेंट, ऐसा कोई वर्ड बीएनएसएस में नहीं है, लेकिन जब आप बीएनएसएस में चार्ज और डिस्चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, तो कोर्ट कहता है कि ऑन द एविडेंसेस और द प्रोसिक्यूशन का ओपनिंग स्टेटमेंट और अक्यूज्ड के आर्ग्यूमेंट पे कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि चार्ज बनने हैं या नहीं बनने। सो इट इज एक्चुअली अ चार्ज हियरिंग, ठीक है, जो हम लिखते नहीं है बट होती है। अब मान लीजिए कि अगर इफ द एविडेंस वर नॉट सफिशिएंट, सो द पर्सन विल बी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब द चार्ज कुडंट बी फ्रेम्ड, द एविडेंस वर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज दैट पर्सन। 251 में चार्ज फ्रेम हो सकता है। चार्ज फ्रेम होने के लिए ये बहुत जरूरी है दैट चार्ज हैज टू बी फ्रेम्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग। पहली बात, जो फर्स्ट हियरिंग थी उसके 60 डेज के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब ने जब कॉग्निजेंस लिया है या कोर्ट ऑफ सेशन के पास जब कमिट होकर आया, तो आप ऐसा मान सकते हो कि कमिटल से 60 डेज के अंदर चार्ज हैज टू बी फ्रेम्ड। उसके बाद व्हेन द चार्ज हैव बीन फ्रेम्ड, तो दे विल बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड, रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड, टू द अक्यूज्ड, रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड। ऑडियो वीडियो से हमेशा हो सकता है। इस पूरे चैप्टर में सारी प्रोसीडिंग्स जो है अब ऑडियो वीडियो से हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए, अब चार्ज फ्रेम हो गए, चार्ज फ्रेम हो गए। चार्ज फ्रेम हो जाएंगे तो इसके बाद फिर से दो बातें होंगी। वो एक ऑफिस ऑफिस आता था ना, जो कहता था हर चीज में दो बातें होंगी, तो यहां पे भी कई जगह पे आप देखेंगे कि दो बातें होंगी। द आइडिया इज द पर्सन हैज बीन चार्ज। अगर डिस्चार्ज हुआ तो उसका केस को बाइज्जत बरी हो गया और वो बाहर हो गया। बट इफ दैट पर्सन हैज बीन चार्ज, तो यहां पे जो चीज आएगी उसको हम बोलते हैं प्ली ऑफ गिल्ट। क्या बोलते हैं? प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट। अभी कोई लिखना मत प्लीज, एक बार समझ लेना, फिर आई विल गिव यू टू राइट, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द नोट्स। प्ली ऑफ गिल्ट का मतलब व्हेन द चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड, द चार्ज विल बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड कि तुम्हारे ऊपर ये चार्ज फ्रेम किए गए इस व्यक्ति की हत्या करने के लिए, इस समय पर, इस तरीके से, और सारी जो पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज है उनको मिला के आपको समझाया जाएगा। जब आपको समझाया जाएगा, नाउ दैट दिस स्टेज इज नोन एज प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट आपने मूवीज में भी देखा होगा, रुस्तम मूवी में देखा होगा, जब अक्षय कुमार कहता है आई प्लीड नॉट गिल्टी। सो द आइडिया इज कि इससे पूछा जाता है, अक्यूज से पूछा जाता है दैट डू यू एक्सेप्ट द चार्जेस दैट हैव बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट यू। इफ यू एक्सेप्ट इट कि ये है, तो उसको हम प्ली ऑफ गिल्ट कहते हैं। एंड इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, यू प्लीड दैट यू आर इनोसेंट, तो हम ट्रायल के लिए जाएंगे। सो प्ली ऑफ गिल्ट में क्या होता है? आइदर यू प्लीड गिल्टी, आइदर यू प्लीड गिल्टी। अगर आप गिल्टी प्लीड करते हो 251 क्लॉज 2 में, या फिर आप इनोसेंस प्लीड करते हो। इनोसेंस, इनोसेंस और नॉट गिल्टी, इसको क्या बोलते हो? नॉट गिल्टी। मूवीज में देखते हो, बोलते हैं द आई प्लीड नॉट गिल्टी, ठीक है। तो या तो आप गिल्टी प्लीड करोगे या आप इनोसेंस प्लीड करोगे। अब बात आती है कि इफ यू हैव प्लीडेड गिल्टी, से देखो, प्लीडिंग गिल्टी इज डिफरेंट एंड कन्फेशन इज डिफरेंट। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब बाद में बात कर रहे हैं ना ग्रुप पे, मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन होता है। यू टॉक अबाउट दिस क्लास एंड यार, आई एम ऑल्सो टीचिंग यार, हाँ। तो द आइडिया हियर इज कि गिल्टी और इनोसेंट। अब मैं आपको बोलना चाह रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्ली ऑफ गिल्ट एंड कन्फेशन। टू बी प्रिसाइज, प्ली ऑफ गिल्ट सेज कि मैं अपना कोई डिफेंस नहीं लेके आऊंगा। प्ली ऑफ गिल्ट का मतलब होता है दैट आई विल नॉट पुट माई डिफेंस इन फ्रंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, दैट इज प्ली ऑफ गिल्ट। कन्फेशन इज डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट, yes, that yes I have done the offense. That is the slimline difference between plea of guilt and confession, but उसको कभी डिटेल से समझेंगे। बट गिल्टी प्लीड करोगे या इनोसेंस प्लीड करोगे? अब इफ यू प्लीड गिल्टी, इफ यू प्लीड गिल्टी, देन फिर से दो बातें होंगी। या तो आपका कन्विक्शन हो जाएगा,
कन्विक्शन हो जाएगा या फिर आप ट्रायल के लिए ले जाए जाओगे। यहां पे एक बात को समझना है, अगर कन्विक्शन हुआ है तो सेंटेंस हियरिंग होगी, तो सेंटेंस हियरिंग होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से इसको रिपीट करता हूं कि अगर कोई भी अक्यूज्ड ऑन द चार्जेस अपने आप को गिल्टी मानता है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि उसका ऑटोमेटिक कन्विक्शन हो जाएगा। यह बात ध्यान रखें। यहां पे जो कोर्ट होती है उसका डिस्क्रिशन होता है। क्या होता है? डिस्क्रिशन होता है। अगर आप बेयर एक्ट को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें मे लिखा हुआ है, में लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने ओपनिंग केस में एविडेंस दिखाए थे या जो भी आर्गुमेंट्स दिए थे स्टार्टिंग में, वो ही इतने ज्यादा सफिशिएंट थे कि एक केस बन के आ रहा है और अक्यूज्ड खुद से गिल्टी प्लीड कर रहा है, तो द कोर्ट कैन कन्विक्ट हिम, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर कोर्ट आपने प्ली ऑफ गिल्ट कर भी ली है तो भी द कोर्ट कैन गो फॉर ट्रायल। इन दैट केस द प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तभी जाके अक्यूज्ड का कन्विक्शन होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोसिक्यूशन ही फेल कर गया अपना केस नहीं प्रूव करने पे, तो फिर गिल्टी प्लीड करने पे भी आपका कन्विक्शन नहीं हो सकता अगर आप ट्रायल पे गए हो। अगर आप ट्रायल में नहीं गए हो, कोर्ट को लगता है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो वो कन्विक्ट कर सकते हैं। अगर वो कन्विक्ट नहीं करते हैं तो दे विल गो फॉर ट्रायल। और अगर ही हैज प्लीडेड नॉट गिल्टी तो भी वो ट्रायल के लिए ही जाएगा, तो भी वो ट्रायल के लिए ही जाएगा। तो यहां से जो कहानी है, इसको फिर से मैं नीचे बना दे रहा हूं, यहां से जो कहानी है वो ट्रायल की शुरू होगी। किसकी शुरू होगी? ट्रायल की कहानी। तो जनरली हम लोग कहते हैं कि चार्ज फ्रेमिंग से ट्रायल शुरू होता है, बट जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ट्रायल जो चार्ज फ्रेमिंग है उसको कहीं ना कहीं इंक्वायरी का पार्ट माना जाता है, और वंस द चार्जेस आर फ्रेम्ड तब ट्रायल शुरू होता है। बट वो ओवरलैपिंग है, मतलब चार्ज एक ऐसी ओवरलैपिंग है जहां पे इंक्वायरी खत्म हुई और ट्रायल शुरू हुआ, तो वो थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, बट जनरल आइडिया इज कि यहां से ट्रायल शुरू होगा। अब ट्रायल शुरू होगा तो बच्चे बच्चे को पता है कि जब एक क्रिमिनल केस होता है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट डिस्चार्ज करेगा, उसके बाद डिफेंस की बारी आएगी जो डाउट क्रिएट करेगा। तो जब प्रोसिक्यूशन को ही केस शुरू करना है तो ट्रायल की जो फर्स्ट चीज होगी वो होगी फिक्सिंग द डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस की डेट फिक्स होगी, ये होगी सेक्शन नंबर 253 में। बेसिकली जब डेट फिक्स होती है तो इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है, यानी कि जो विटनेसेस हैं, प्रोसिक्यूशन ने जो विटनेसेस की लिस्ट दी थी उसके आधार पे समन्स भेजे जाएंगे और जो भी प्रोसेस है वो किया जाएगा, दैट इज नोन एज इश्यू ऑफ प्रोसेस। तो फिक्सिंग द डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस होगा 253 में। उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस की डेट फिक्स हो गई तो फिर आएगी स्टेज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एविडेंस या विटनेस, विटनेस के एग्जामिनेशन। ठीक है, विटनेस का एग्जामिनेशन ये आता है 254 में। तो यहां पे कोर्ट की परमिशन से अगर एक साथ करना है या एक एक करके करना है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो पहले जो पार्टी लेके आएगी वो चीफ करेगी, उसके बाद ऑपोजिट पार्टी क्रॉस करेगी, उसके बाद कोर्ट की परमिशन से अगर अलाउड होगा तो री एग्जामिनेशन होगा। तो जितने भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं उनको जो है यहां पे एग्जामिन किया जाएगा इस स्टेज पे। प्रोसिक्यूशन के जब विटनेसेस एग्जामिन हो जाएंगे देन विल कम द केस ऑफ, मतलब हम इस स्टेज को बोलते हैं, अलग से प्रोविजन नहीं है बट समझने के लिए, प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज, प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज। अब यहां पे आपके प्रोसिक्यूशन के एविडेंस क्लोज हो गए। अब अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल पढ़ोगे, तो यहीं तक की बात लिखी हुई है, इसके आगे एविडेंस पे जाते हैं। लेकिन एक बात जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो हमारा 313 के बयान सीआरपीसी में होते थे वो है 351। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में मिस नहीं करना है। दैट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड, एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड। ये मैं आपको 351 अलग से भी पढ़ाऊंगा, बट अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा दूं कि 351 स्पेसिफिकली सेज कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद द अक्यूज्ड हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट एंड दैट इज मैंडेटरी, दैट इज
मैंडेटरी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस है। अगर आप देखते हो तो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें मे और शैल दो चीजों का प्रयोग है, और वो आपको जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रायल कहां गया, जनरल प्रोविजंस 351 कहता है, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपियरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम द कोर्ट। देखो क्या कहता है, द कोर्ट may at any stage without previously warning the accused push question to him as the court considers necessary। तो accused को कभी भी generally question किया जा सकता है in order to understand the case without warning him, लेकिन that is may, और यहां पे लिखा है shall, बी में लिखा है shall after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called for his defense question him generally on the case। प्रोवाइजो समन्स केस का है, उसको हम बाद में देखेंगे, बट यहां पे जो बात लिखी हुई है 351 में, ये आपको हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में याद रखनी है कि 351 में एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड होता है, दैट इज अ मैंडेटरी कंडीशन आफ्टर द प्रोसिक्यूशन विटनेस हैव बीन एग्जामिन्ड। तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड। अब एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड 351 में होने के बाद एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ अक्विटल। पॉइंट ऑफ अक्विटल, पॉइंट ऑफ अक्विटल का क्या मतलब है कि अगर द प्रोसिक्यूशन वॉज नॉट एबल टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां पे अक्विटल हो सकता है सेक्शन 255 में, या फिर अगर अक्विटल नहीं हुआ तो डेट ऑफ डिफेंस हो जाएगी, डिफेंस विटनेस हो जाएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेटा, क्रिमिनल केस में एविडेंस में हम इस बात को पढ़ेंगे साक्ष्य अधिनियम में, बट जनरली भी आपको पता है कि क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। जब अगर अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाए तो हम डिफेंस पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है, और वो व्यक्ति ऑलरेडी, ये जो स्टेज है एक्विटल की, यहीं पे उसको एक्विट कर दिया जाएगा। ओनली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड देयर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देन वी गो टू द विटनेस और द डिफेंस विटनेसेस। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस नहीं प्रूव कर पाया, इन दैट केस द पर्सन विल बी अक्विटेड, ठीक है। और अगर, और इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव कर पाया, उसके बाद अक्यूज्ड का भी एग्जामिनेशन हुआ। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन तो नहीं प्रूव कर पा रहा था लेकिन ग्रे एरिया था, तो उसके बाद अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन किया, तो ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस और द एविडेंसेस, इट इज क्लियर कि भाई देयर इज नो केस मेड आउट and they have not proved their case beyond reasonable doubt, so the accused can be acquitted under section 255 of the BNSS। तो यहां पे इसका अक्विटल हो जाएगा, यहां पे इसका अक्विटल हो जाएगा। चलिए अक्विटल हो जाएगा 255 में, नहीं तो डेट ऑफ डिफेंस विटनेस आ जाएगा, यानी कि अब हम विटनेस डिफेंस की साइड पे मूव करेंगे, सेक्शन नंबर 256। अगर डिफेंस विटनेस होंगे तो डिफेंस के विटनेस होंगे, उनका प्रोसिक्यूशन क्रॉस एग्जामिन करेगा, और उसके बाद डिफेंस विटनेस क्लोज हो जाएंगे, डिफेंस विटनेस या डिफेंस एविडेंस जो है वो क्लोज हो जाएगा। एक बार जब डिफेंस का एविडेंस क्लोज हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट स्टेज आएगी आर्ग्यूमेंट, जहां पॉइंट ऑफ लॉ की बात होगी या फिर जो एविडेंसेस आपने दिए थे उनके ऊपर डिस्कशन होगा 257 में। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में बेसिकली जब आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वो अपना एक सम अप भी करेगा केस को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल सम अप हिज केस, विल सम अप हिज केस कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, ये होगा। और उसके बाद फाइनली अगर आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, पीपी साहब ने अपना केस सम अप कर दिया, तो वी विल गो फॉर जजमेंट। हम कहा जाएंगे, जजमेंट के लिए जाएंगे, जजमेंट के लिए जाएंगे। जजमेंट में भी अब चेंज कर दिया गया है 250, सेक्शन नंबर 250 में जजमेंट के अंदर भी आपको 30 डेज, 30 डेज जो कि एक्सटेंड हो सकते हैं टू 45 डेज, आपको क्या करना है, फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स के कंप्लीट होने के 30 दिन, एक्सटेंडेबल अप टू 45 डेज, आपको जो है वो जजमेंट प्रोवाइड करना है, ये बोलता है सेक्शन नंबर 250। 250 में 258 जजमेंट आए, 258 सर। सॉरी 258 करेक्ट, वो हाँ ध्यान से उतर गया, 258, थैंक यू।
258, ठीक है। उसके बाद 258 में जजमेंट आ गया। अब जजमेंट के बाद दो चीजें होंगी, या तो व्यक्ति को अक्विट कर दिया जाएगा, या तो इसका अक्विटल हो जाएगा, या फिर उसका कन्विक्शन हो जाएगा। कन्विक्शन हो जाएगा। एक बार जब कन्विक्शन हो गया तब आएगी स्टेज सेंटेंस हियरिंग की। लेकिन सेंटेंस हियरिंग के पहले यहां पे आएगा प्रीवियस कन्विक्शन। अगर उसका प्रीवियस कन्विक्शन है तो उस पे भी थोड़ी बहस या जो भी एविडेंस चाहिए होंगे वो लिए जाएंगे, क्योंकि जब प्रीवियस कन्विक्शन होता है तो आपको इनहैंस्ड पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो यहीं पे आपकी सेंटेंस हियरिंग होगी, साथ में भी हो सकती है प्रीवियस कन्विक्शन सेंटेंस हियरिंग साथ हो सकती है, उसका बहुत अलग नहीं है। सेंटेंस हियरिंग होगी। सेंटेंस हियरिंग के बाद आपका जो है सेंटेंस आ जाएगा कि कितना सेंटेंस है। अगर सेंटेंस हियरिंग होगी, अब सेंटेंस हियरिंग होगी तो आपको पता है दो चीजें हो सकती हैं, या तो डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, या डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया तो इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा, या फाइन दिया जाएगा, इंप्रिजनमेंट या फाइन दिया जाएगा। अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है तो कंफर्मेशन ऑफ हाईकोर्ट के लिए जाएगा, कंफर्मेशन टू द हाईकोर्ट जाएगा। अगर रेगुलर इंप्रिजनमेंट या फाइन है तो आप एग्जीक्यूशन के लिए जाओगे, एग्जीक्यूशन के लिए जाओगे। और अगर आपको अक्विट कर दिया गया था तो ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिट पार्टी अपील के लिए चली जाए। अपील दोनों लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर अक्विट कर दिया है तो आप अपील कर सकते हो, यहां पे भी अगर आपको कन्विक्ट कर दिया है तो भी आप अपील फाइल कर सकते हो। अपील दोनों पार्टी फाइल कर सकती है, अपील में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, दोनों पार्टी कर सकती है। तो इस प्रकार से आपका जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल जो है वो हो गया। लेकिन इतने छोटे में भी ये पूरा नहीं दिखेगा, तो अभी आपको ऐसे तो नहीं, मैं आपको फोटो भेजूंगा 2 पेज में, तो वो आप जो है इसको ले लीजिएगा। ओके सर। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, ये तो काफी छोटा लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फिर भी। देखिए क्या हुआ था, सिंपल ट्रायल है, कुछ भी नहीं है, याद ही नहीं करना है। आपके पूरे सेक्शंस जो है वो 259 तक कंप्लीट हो गए। 260 में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन 259 जो है वहां तक कंप्लीट हो गए। आपको इतने सेक्शंस याद रखने। 520 में हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल जो है फॉलो किया जाता है। 232 में केस कमिट होकर आया। 248 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा, ये बात बोली जाती है। 249 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एलिगेशंस को बताएगा, डिस्क्राइब करेगा बाय द हेल्प ऑफ व्हाट एविडेंस ही ट्राइज टू प्रूव द केस। इफ द एविडेंस आर डेफिशिएंट और एविडेंस से ही प्राइमा फेसाई केस नहीं आ रहा है तो द अक्यूज्ड विल बी डिस्चार्ज, और इफ देयर आर सफिशिएंट एविडेंस तो उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चार्ज विल बी फ्रेम्ड विद इन 60 डेज ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। द चार्जेस विल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज, ऑडियो वीडियो से किए जा सकते हैं। अगर चार्ज फ्रेम किए गए तो उससे पूछा जाएगा डू यू प्लीड गिल्टी और यू प्लीड इनोसेंस। इफ यू प्लीड्स गिल्टी ही मे बी कन्विक्टेड, और उसके बाद सेंटेंस हियरिंग वैसे ही चलेगी। बट इफ ही प्लीड्स इनोसेंस दैट मींस ही प्लीड नॉट गिल्टी, तो हम ट्रायल के लिए जाएंगे। जब हम ट्रायल के लिए जाएंगे तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट फिक्स होगी, इश्यू ऑफ प्रोसेस होगा, समन्स भेजे जाएंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज होंगे। यहां पे भी जितने भी एविडेंस है वो सब ऑडियो वीडियो से लिए जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, कोई भी मनाही नहीं है, सब में ऑडियो वीडियो का क्लॉज इसमें लगा हुआ है। उसके बाद 351 का, इनफैक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड अंडर 351 कैन आल्सो बी विद ऑडियो वीडियो। 351 का एग्जामिनेशन होगा अक्यूज्ड का, क्योंकि वहां पे शैल शब्द का प्रयोग है 351 में, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यहां पे मैंडेटरी है, डिस्क्रिशन नहीं है। इट इज मैंडेटरी टू एग्जामिन द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 351। 351 में अक्यूज्ड को एग्जामिन किया गया, फिर पॉइंट ऑफ एक्विटल आएगा। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाया एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड द कोर्ट्स कम टू द कंक्लूजन कि ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ है, तो दे कैन अक्यूट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 255। अक्विट नहीं हुआ तो डेट ऑफ डिफेंस विटनेस आएगा, डिफेंस विटनेस के एग्जामिनेशन क्लोज होंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होगा। जब आर्ग्यूमेंट खत्म होंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना केस सम अप करेंगे। उसके बाद 30 डेज एक्सटेंडेबल अप टू 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। 258 में जजमेंट आएगा। जजमेंट कैन बी ऑफ अक्विटल और कन्विक्शन। अगर कन्विक्शन है तो आप प्रीवियस कन्विक्शन को भी ध्यान में रखते हुए सेंटेंस हियरिंग करेंगे। जो भी सेंटेंस आएगा, अगर डेथ सेंटेंस है तो कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट पे जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन सारे सेंटेंस प्रोवाइडेड बाय लॉ दे सकता है एक्सेप्ट द कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट। और नहीं तो इंप्रिजनमेंट फाइन है तो आप एग्जीक्यूशन के लिए जाओगे, अगर एक्विट कर दिया गया है तो आप अपील के लिए जाओगे। सो दैट इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा।
That's all for the day. Thank you so much, everyone.